एक बिहारी सब पर भारी। इस कहावत को यहाँ के टॉप क्लास आईएएस, आईआईटियंस और आईआईएम ग्रेजुएट सच साबित करते दिखाई देते हैं। लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद इस स्टेट में कोई भी अच्छी इंडस्ट्री आना ही नहीं चाहती। तो सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि एक बिहार लैंडलॉक्ड एरिया है, जहाँ पोर्ट ना होने की वजह से मेजर इंडस्ट्री इस स्टेट से दूर भागती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का यह बयान सच को बयां करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट हैं जो कि लैंडलॉक्ड एरिया होने के बावजूद भी कंपनियों की पसंद बने हुए हैं। तो आखिर क्या है असली सच्चाई बिहार में मेजर इंडस्ट्रीज के ना होने का? चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री के पास पोर्ट मौजूद होना उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे उन्हें एक बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, जिसके ज़रिए वो आसानी से मरीन रूट को एक्सेस करके हर तरह के मटेरियल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बहुत कम खर्चों में कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत कंपनी आजकल उन इलाकों में भी अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना पसंद कर रही है जो पोर्ट से कोसों दूर हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ले लेते हैं। राजस्थान सरसों बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वहीं दूध व मसाले का इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट साथी। यहाँ अलग अलग तरह के 40,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनमें टेक्सटाइल, सीमेंट, सेरेमिक और ऑटो जैसी कई सारे इंडस्ट्रीज शामिल हैं। अब हरियाणा की बात करें तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है और आईटी के फील्ड में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो वह गेहूं का सेकेंड लार्जेस्ट उत्पादक तो है ही, साथ ही यहां आईटी, लेदर वर्क, सेमीकंडक्टर और सपोर्टिंग गुड्स जैसे सेक्टर भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में यह कहना कि बिहार में इंडस्ट्रीज इसलिए जाना नहीं चाहती कि वहां पर पोर्ट नहीं है, मेरे हिसाब से यह बात बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती। पर दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिहार हमेशा से ही इंडस्ट्रीज से इतना दूर नहीं था, बल्कि कुछ दशक पहले तो यह मेजर ट्रेडिंग का हब हुआ करता था। असल में बिहार फर्टाइल से रिच है और यहाँ धान और गेहूं की खेती बड़ी संख्या में की जाती है। इसके अलावा बिहार की शाही लीची, मखाना व अमरूद जैसे कई सारे फूड्स देश से लेकर विदेश तक काफ़ी फेमस हैं, जिनकी सप्लाई पहले काफ़ी बड़े लेवल पर की जाती थी। ब्रिटिश शासन में पटना एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी उभरा था, जहां अन्य राज्यों में इंडस्ट्रीज लगभग ना के बराबर थी। वहीं बिहार और बंगाल पूरे देश में इंडस्ट्रियल स्पॉट बने हुए थे। एक्चुअली बिहार के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में मिनरल्स मौजूद थे, इसीलिए कंपनी इन माइंस के करीब ही लोकेट होना चाहती थी, ताकि रॉ मटेरियल और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें ज़्यादा समय या पैसे ना खर्च करना पड़े। दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री सिर्फ बिहार की तरफ ही जा रही थी, इसलिए उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए और माल ढोलने में लगने वाले खर्च पर सब्सिडी देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि सब्सिडी पाने के बाद कंपनी को रॉ मटेरियल या मिनरल के लिए बिहार जैसे बाकी के माइंस वाले स्टेट की रुख करने की ज़रूरत नहीं थी और इंडस्ट्रीज पूरे देश में कहीं पर भी स्थापित की जा सकती थी। इसके अलावा जो इंडस्ट्री वहां पहले से मौजूद थी, वह भी खराब पॉलिसी और कई दूसरे प्रॉब्लम की वजह से बंद होती चली गई। इस तरह बिहार की वह इमेज जो ब्रिटिश शासन या उससे पहले हुआ करती थी, वह वक्त के साथ खराब होती चली गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 40-50 सालों में बहुत से ऐसे स्टेट या फिर शहरों में इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई है जो डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी पीछे हुआ करते थे। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि बिहार में यह बदलाव क्यों देखने को नहीं मिलता। असल में इसके पीछे कई सारे मुख्य कारण हैं, जिसमें पहले है अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लैंड। किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश्ड करने के लिए ज़मीन के बड़े टुकड़े की ज़रूरत होती है, लेकिन इस ज़मीन को बिहार में हासिल करना कंपनी के लिए लोहे के चने चबाना जितना मुश्किल है। यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, जिसकी वजह से बिहार के 56% से भी ज़्यादा ज़मीन पर खेती होती है। स्टेट के लगभग 80% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है और यही वजह है कि ज़मीनों को हासिल करने में तो मेजर प्रॉब्लम्स आती है। सच बात तो यह है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही है, लोग खेती पर ही निर्भर हैं, तो फिर अपनी ज़मीन किसी भी हाल में अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ आमतौर पर लोगों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जबकि फैक्ट्री लगाने के लिए एक बड़ा एरिया होना चाहिए। इसलिए अगर कोई कंपनी यहाँ ज़मीन लेना चाहे तो उसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से बात करके ज़मीन को बेचने के लिए एग्री करना पड़ता है। अगर सरकार भी किसी कंपनी को ज़मीन देना चाहे तो वो उसके लिए बहुत ही उलझा और मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ 5 हेक्टेयर ज़मीन पाने के लिए 20 से 30 अलग अलग लोगों से बातें करनी पड़ती है। यानी कि बिहार के लोगों से उनकी ज़मीन लेना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया बन जाती है। इसमें कई तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज़ के ना होने का इकोनॉमिस्ट जो सेकेंड कारण
देते हैं वह है बैड बिजनेस हिस्ट्री। बिहार कुछ साल पहले तक चीनी और चावल का बहुत बड़ा उत्पादक था, लेकिन आज इस स्टेट के 3000 राइस मिल में से 2000 तो बंद हो चुके हैं और इसी तरह से 33 शुगर मिल में से 18 पर तो ताला लग चुके हैं। यही वजह है कि 1960 में देश का 40% शुगर अकेले केवल बिहार प्रोड्यूस करता था, जो कि अब घटकर सिर्फ 2% ही रह गया है। बिहार के नवीन राइस मिल के बंद होने के पीछे की वजह थी करोड़ों का घोटाला व इलीगल वसूली। वहीं कई चीनी मिल बिहार सरकार के जबरन कब्जे की वजह से बंद हो गई। उदाहरण के लिए 1952 में कई किसानों ने अपनी ज़मीनें प्राइवेट कंपनी को दी थी, जिसके बाद वारिसलीगंज में चीनी मिल स्थापित हुआ और 1976 में चीनी के रिकॉर्ड प्रोडक्शन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मिल को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। लेकिन 1977 में बिहार स्टेट शुगर मिल कॉरपोरेशन ने इस मिल को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अगले 16 सालों तक बहुत ही अभिव्यक्ति ढंग से चलाया, जिसकी वजह से आखिरकार 1993 में इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा 1974 में सहरसा जिला के बैजनाथपुर गांव में पेपर मिल की भी शुरुआत की हुई थी, जिसका उद्देश्य डेली 5 टन पेपर बनाना था। लेकिन फंड्स की कमी की वजह से यह मिल भी 1987 में बंद हो गई और यह फैक्ट्री 50 एकड़ ज़मीन पर बनी थी, जहां पहले किसान खेती करके अपना पेट भरते थे, यानी कि उनके हाथ से ज़मीन भी गई और मिल भी नहीं रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने भी बिहार के फतवा में अपनी फैक्ट्री लगाई, जहां विजय सुपर स्कूटर बना करता था। इसके अलावा पटना से 80 किलोमीटर दूर मड़ावरा में मार्टन चॉकलेट की कंपनी और कई सारे बनियान बनाने वाले कारखाने थे। साथ ही बिहार वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट और केमिकल बनाने के लिए भी फेमस था। लेकिन धीरे धीरे सभी इंडस्ट्रीज पर ग्रहण लगता चला गया और बिहार अपनी खराब व्यवस्था की वजह से इन नवरत्नों को खो दिया। नंबर 3, वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब दोस्तों, बिहार सरकार इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए नई नई स्कीम तो बनाती है, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो फिर कंपनी को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। 2015 में नीतीश सरकार ने पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसके तहत पहले ओनर को फैक्ट्री बिहार में इस्टेब्लिश करनी होगी, उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडी या फिर अन्य सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। लेकिन सरकार के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनीज को यह पॉलिसी अट्रैक्ट नहीं कर पाई और 2006 में नीतीश कुमार ऐसी ही एक इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आए थे, जो देखने में कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल थी। लेकिन इस पॉलिसी के तहत जिन्होंने भी अपनी फैक्ट्री या ऑफिस बिहार में लगाए, उन्हें पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक्चुअली बिहार सरकार इन्हें जो भी सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली थी वह कभी भी उन्हें दी ही नहीं गई। इस मामले में कई सारे केसेस भी चले और 2010 पटना हाई कोर्ट ने अथॉरिटी को इसके लिए फटकार भी लगाई। कई कंपनियों ने दावा किया कि कोर्ट का चक्कर लगाना और सब्सिडी के लिए लंबे समय तक केस लड़ना पूरी तरह से समय की बर्बादी है, इसीलिए जहां की पॉलिसी अच्छी हो वहीं जाना ज़्यादा सही होगा। इस सब के अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत नीतीश कुमार ने स्टार्टअप को 500 करोड़ रुपए का फंड देने की बात कही थी, लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जिनकी शिकायत है कि सरकार से उन्हें कभी भी फंड नहीं मिला, ना ही सब्सिडी मिली। लेकिन इन सभी कारणों की वजह से कंपनी ओनर को इतना ज़रूर आइडिया हो गया था कि बिहार में अगर अपनी कंपनी लगानी है तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला। नंबर 4, डर्टी कास्टिज्म पॉलिटिक्स। अब इतिहास में झांक कर देखें तो बिहार राजनीति में जातिवाद जैसा मुद्दा हमेशा से नहीं था, लेकिन जब से आरजेडी के प्रमुख लालू यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए, तब से निचली जातियों में उनके लिए खूब क्रेज देखने को मिला। और मिले भी क्यों ना, जब वह विकास की जगह उन्हें सिर्फ सम्मान दिलाने का वादा कर रहे थे। इस राजनीति का नतीजा यह हुआ कि डेवलपमेंट लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं रहा और इंडस्ट्रियलिज्म ने बिहार में दम तोड़ दिया और क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जगह जगह दंगे होने लगे, यहाँ तक कि हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि रात 7 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलने में भी डरते थे, क्योंकि रास्ते में रोककर उनकी बाइक या फिर कार गुंडों के द्वारा छीन ली जाती थी। गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि चाहे मासूम जनता हो या फिर IAS ऑफिसर, उनकी हत्या करने से पहले क्रिमिनल को जरा भी खौफ नहीं होता था। वहाँ सोशल जस्टिस एक बहुत ही मुख्य समस्या बन चुकी थी और ऐसे माहौल में कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्री भला क्यों ही स्थापित करे। हालांकि यह सब तो बहुत पहले की बात है, जबकि आज तो खुद आरजेडी नेता इंडस्ट्रियलिज्म को भरपूर सपोर्ट करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है और आज भी बिहार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम पर है। हालांकि नीतीश कुमार भी आए दिन डेवलपमेंट के लिए नए नए स्टेप ले रहे हैं, जैसा कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर कई सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई और साथ ही इथेनॉल के प्लांट भी लगाए गए। इसके अलावा उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार चैंपियन, एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, इनोवेशन चैलेंज
जैसे और कई प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट अपने प्रयासों में कितनी सफल हो पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे बिहार में इंडस्ट्रीज के न होने के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।